वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास का। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर में जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ याद रखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पीजीटी, टीजीटी, नेट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू सारी एग्जाम के लिए याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि याद रखिएगा ओल्ड पेपर में आपको पूछे गए हैं तो याद रखिएगा बार बार पूछे जाने के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि याद रखिएगा बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर हम देखेंगे, उनको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया रानीखेत। रानीखेत को याद रखिए न्यूकैसल रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रानीखेत को न्यूकैसल रोग के नाम से भी जाना सा है। और इसके साथ साथ आप क्या याद रखोगे, इसके साथ साथ आप क्या याद रखोगे कि याद रखिए न्यूकैसल रोग के नाम से जाना सा है। और याद रखिए ये मुर्गियों में होता है, मतलब पोल्ट्री में होता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि पशुओं में खुरपक्का एवं मुहपक्का रोग किससे होता है या फिर किस मौसम में होता है। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ये तो सुना है कि जो एफएमडी होता है ये किससे होता है, वायरस से होता है। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस मौसम में मुख्यतः सामान्यतः फैलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिए ये होता है मुख्यतः जो रेनी सीजन होती है, जो बरसात का मौसम होता है, तो ये बरसात में याद रखिए ज़्यादातर फैलता है। अब किस में होता है ये तो आपको पता होगा, गाय और भैंस में होता है। ठीक है, खुरपक्का एवं मुहपक्का एफएमडी रोग गाय और भैंस का है और ये सामान्यतः बरसात या रेनी सीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर साथ साथ कमेंट कर सकते हो ताकि आपकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस होती रहे। आपका क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है। तो याद रखिएगा ये होता है कैल्शियम की कमी से। और याद रखिएगा एकमात्र ऐसा ज्वर है जिसमें क्या होता है, पशुओं का जो तापमान होता है, शरीर का तापमान, ये याद रखिएगा क्या हो जाता है, सामान्य से भी कम हो जाता है, सामान्य से भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण होता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं जन्मगत, पहले आप बता दीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कुपोषण, छूत की बीमारी, जहर पीने से, फिर आनुवंशिकता। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कंजेनिटल डिफेक्ट्स। तो क्या होता है बताइए, जन्मगत कमियाँ। तो जन्मगत कमियाँ किससे आती है, जो आनुवंशिकता है, मतलब हेरिडिटी है, उसके कारण आती है। ठीक है, आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता कैसे होती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो कोई लक्षण है वो स्थानांतरित होते हैं, वो आनुवंशिकता के कारण ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि पशुओं में एवेटिज्म किससे संबंधित होता है। एवेटिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो याद रखिए एवेटिज्म का अगर हम बात करेंगे कि गुणों की पुनरावृत्ति होना, पशुओं में एवेटिज्म का जो संबंध होता है ये क्या होता है, गुणों की पुनरावृत्ति होना से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती किसकी की जाती है। तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा था यांत्रिकीय खेती मतलब मैकेनाइज्ड कल्टीवेटेड जो क्रॉप होती है वो कौन सी होती है, वो होती है याद रखिए मक्का होती है या फिर गेहूँ होती है। तो याद रखिए वो होती है गेहूँ होती है। ठीक है, मक्का नहीं होती है बल्कि कौन सी होती है, गेहूँ होती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा भारत की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो भारत का जो स्टेपल फूड है वो इंडिया का याद रखिएगा किसको माना गया है, धान को माना गया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ विश्व का, मतलब स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का याद रखिएगा गेहूँ को माना गया है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड वीट को बोला सा है और स्टेबल फूड ऑफ इंडिया धान को बोला सा है, राइस को बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाता है हरी खाद के प्रयोग, तो हरी खाद का जो प्रयोग किया जाता है मुख्यतः याद रखिए ये किया जाता है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, मतलब हरी खाद देने से जो हमारी जो उर्वरक सत्ता बनती है वो किसके कारण बनती है, वो नाइट्रोजन की उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके कारण जो हमारी उर्वरता है, मतलब सोइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। हरी खाद देने से सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है जिसका कारण क्या होता है, नाइट्रोजन की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम और, बताइए, एक तो आपको दे रखा है पोटेशियम, एक और बताइए आपको यहाँ पर ये बताना है कि पौधों को जिन दो तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बताइए NP और K, मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है।
याद रखिए ये आपकी बायो का क्वेश्चन है, वैसे इसे आप छोड़ भी सकते हो कि ऑक्सीजन को सोख लेता है, ये होता है पायरोगोलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन याद रखिए आपको इंटरव्यू में भी पूछा आता है। ठीक है, इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है कि मृदा का स्थायी गुण कौन सा होता है, तो वो होता है याद रखिए मृदा की टेक्सचर, मतलब मृदा गठन जिसे हम बोलते हैं। इसे भी याद रखिए, कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मृदा गठन है या फिर सोइल टेक्सचर है, इसे गोबर की खाद डालने से या फिर हरी खाद डालने से, कंपोस्ट खाद डालने से, FIM डालने से क्या बदला जा सकता है? नहीं, याद रखिए इससे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये एक स्थायी गुण होता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो रीपर का प्रयोग याद रखिएगा, अगर आपको पूछा था रीपर या फिर मोवर, तो मोवर का प्रयोग याद रखिएगा घासों की कटाई के लिए किया जाता है। किसका? मोवर का प्रयोग घासों की कटाई के लिए किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर याद रखिएगा रीपर, तो रीपर का प्रयोग फसलों की कटाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भूमि की आर्द्रता या नमी का मापन किस मीटर की सहायता से किया जाता है, तो भूमि की जो आर्द्रता है या फिर जो नमी है इसका मापन ये किया जाता है याद रखिए टेंसीमीटर के द्वारा। और ये मुख्यतः याद रखिए बालू मृदा में इसका प्रयोग किया जाता है, कितने बार पर? 0.85 बार पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी प्रदेश कौन सा है, मतलब ड्रिप्स जो इरिगेशन है इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि थ्रेसर में धान के थ्रेसर में घाई करने का जो ड्रम का प्रकार होता है वो कैसा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा ही डीपली है तो इसे अभी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसा लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा था। ये आपका प्री पीजी आप ले सकते हो। ठीक है, आप JRF ले सकते हो। अगर JRF की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि धान में जो थ्रेसर में जो गहराई करने का जो ड्रम का प्रकार होता है वो किस लेवल का होता है या फिर किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है, वो होता है याद रखिए पैग टाइप का होता है, खोटी प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था याद रखिएगा मायोर्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? इसका सबसे पहले प्रयोग याद रखिए वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग, तो वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया गया था मायोर्स के द्वारा किया गया था। अब ये वाटर हार्वेस्टिंग होता ही क्या है, याद रखिएगा एक होता है वाटर वेयर हाउस जिसे हम बोलते हैं, याद रखिए एक तो होता है वाटर हार्वेस्टिंग, एक होता है वाटर वेयर हाउस। हाँ याद रखिएगा, अभी वो शब्द याद नहीं आ रहा है, आप वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब समझ लीजिए कि वाटर हार्वेस्टिंग होता है क्या है। तो वाटर हार्वेस्टिंग याद रखिए एक तकनीक होती है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई वर्षा है उसका जल को एकत्रित किया जाता है। जैसे कि टाँका लेते हैं, राजस्थान में टाँका प्रसिद्ध है, जैसलमेर की बात करूँगा तो खड़ीन प्रसिद्ध है। वहाँ पर क्या करता है याद रखिएगा कि थोड़ा सा गड्ढा होता है। ठीक है, टाँका क्या होता है, एक गड्ढेनुमा संरचना होती है जिसमें क्या करते हैं वर्षा का हम पानी को एकत्रित करते हैं ताकि हमारी जो अगली सीज़न है, मतलब अगले साल आने वाली जो हमारी फसल है उसमें उस जल का प्रयोग किया जा सके। किस जल का? जो हमने याद रखिएगा टाँका में स्टोर किया था, मतलब गड्ढेनुमा संरचना में जो हमने पानी एकत्रित किया था उसका प्रयोग हम नेक्स्ट सीजन में फसल लेने के लिए करेंगे। तो उसी तकनीक को याद रखिए वाटर हार्वेस्टिंग का हिस्सा है। और ये वाटर हार्वेस्टिंग जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? मायोर्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मायोर्स के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं याद रखिए लेट्यूस या सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का जो महीना होता है वो कौन सा होता है, तो लेट्यूस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो याद रखिए लेट्यूस का वैसे अगर बात करेंगे लेट्यूस या सलाद तो ये रबी की होती है, तो सितंबर से अक्टूबर का जो सीज़न होता है इसके लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। खरबूजे की बीज दर कितनी होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। खरबूज और तरबूज दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हो। तो खरबूजा की होती है 2 से 3 केजी, और अगर आपको पूछा तरबूज तो तरबूज की याद रखिए 4 से 5 केजी होती है। ठीक है, खरबूजा की 2 से 3 केजी और 4 से 5 किसकी होती है? तरबूज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कुकुरबिट्स की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है। पौध तैयार करने के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलीथीन बैग की साइज़। तो पॉलीथीन बैग की जो साइज़ रखी जाती है वो रखी जाती है याद रखिए 10 × 15 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है? 10 × 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल, तो जैम की होता है सेब और जेली के लिए होता है अमरूद। कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि जो डेप्थ है वो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो एक होता है टिल्ट एंगल, एक होता है डिस्क एंगल। तो याद रखिए ये जो टिल्ट होता है ये गहराई को दर्शाता है, और ये जो डिस्क होता है याद रखिए ये चौड़ाई को दर्शाता है।
डिस्क हल्का, एक होता है टिल्ट एंगल, एक होता है डिस्क एंगल। तो याद रखिए जो टिल्ट एंगल होता है ये दर्शाता है किसको, गहराई को। मतलब टिल्ट एंगल की सहायता से हम गहराई को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं डिस्क के अनुसार हम याद रखिए जो डिस्क हल है उसकी हम याद रखिए चौड़ाई को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसने पूछा है भेदन गहराई मतलब डेप्थ, तो डेप्थ का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका टिल्ट एंगल। ठीक है, चलिए वैसे याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने मिस्टेक की है कि मतलब यहाँ पर पूछा गया विच इंक्रीज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ए डिस्क, मतलब भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है या फिर प्रभावित होती है। आप ऐसे मान लीजिए अगर आपको स्पेशल पूछता है याद रखिएगा कि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है डेप्थ को, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो टिल्ट एंगल है याद रखिएगा ये किसका होता है, टिल्ट एंगल किसको दर्शाता है, जो डिस्क हल है उसकी गहराई को, और जो डिस्क एंगल है याद रखिए उसकी चौड़ाई को ये दर्शाता है। ठीक है, और अगर आपको पूछाता है गहराई किसके द्वारा इसको बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसके जो तीनों कोण होते हैं जैसे कि एंगल हुआ, टिल्ट एंगल हुआ, डिस्क एंगल हुआ, तो ये सारे एंगल क्या होते हैं याद रखिएगा डिस्क हल के होते हैं और इनको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा याद रखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एक होता है टिल्ट एंगल, एक होता है डिस्क एंगल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो टिल्ट एंगल कितना होता है और डिस्क एंगल कितना होता है, तो डिस्क बड़ी होती है, डिस्क बड़ी होती है मतलब 42 से 45, और टिल्ट कितना होता है 15 से 25 डिग्री में होता है। याद रखिएगा कि जो डिस्क एंगल होता है ये 42 से 45 डिग्री होता है और टिल्ट एंगल होता है ये 15 से 25 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो याद रखिए ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, तो अगर आपको क्लास से पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना है। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर टीजीटी पीजीटी या फिर नेट एजी सुपरवाइज़र जेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी याद रखा है इन क्लासेस को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं या फिर आने वाले जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नई देखने को मिल जाए, उनको भी यहाँ पर कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।